एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। हाँ तो बच्चों, आज जो हमारी क्लास होगी वह अभी तक हम लोग भाग 1 में संघ राज्य के बारे में जान चुके हैं, भाग 2 में नागरिकता के बारे में और भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों के बारे में। आज है भाग 4। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है डीपीएसपी। डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से 51 में, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में बात करेंगे क्योंकि इन दोनों को अगर कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, न्यायालय इन्हें परिवर्तन कर सकता है, लेकिन डीपीएसपी को परिवर्तन नहीं कर सकता। दूसरा बच्चों देखो, ये न्यायालय में परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय नहीं है, ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है। ठीक है, ये राज्य सरकार के लिए है या सरकार के लिए है, ठीक है, और ये सिर्फ नागरिकों के लिए है। तो इस तरीके से इसमें काफी सारे अंतर हैं। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले तो आप न्यायालय में जा सकते हैं, अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन अगर डीपीएसपी आपको राज्य अगर नहीं दे तो आप कहीं नहीं जा सकते। अगर उसके पास में संसाधन है तो वो आपको देगा, अगर उसके पास में रिसोर्स नहीं है तो वो आपको राज्य नहीं देगा। यानी ये संसाधनों के ऊपर ही हैं, ये आपके व्यक्तिगत हैं, ये नैतिक रूप से आपको मिलते हैं, यानी आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये तो हुई बच्चों राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या डिफरेंस है। अगर मौलिक अधिकार आपको नहीं मिलते हैं तो आप न्यायालय में जाके इनको लागू करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको डीपीएसपी नहीं मिलते हैं तो आप कहीं भी इनकी शिकायत नहीं कर सकते। ये नैतिक रूप से राज्य सरकार की या राज्य की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक को वह अधिक से अधिक संसाधन मुहैया कराए और अधिक से अधिक प्रॉफिट मुहैया कराए। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम एक्चुअल में कि ये जो 36 से 51 जो आर्टिकल हैं, इन 36 से 51 आर्टिकल को धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो डीपीएसपी है ये भाग 4 के अंदर है। आपका क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है सबसे पहले, और भाग 4 में अनुच्छेद कौन से? 36 से 51। अब इनको एक एक को हम लोग लेते हैं। देखो यहाँ पे आर्टिकल 36 मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों कि एक एक आर्टिकल को लेके चलेंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि किसी भी बच्चे के आर्टिकल्स में एक भी आर्टिकल गलत नहीं होना चाहिए। मैं आपको मुख्य मुख्य आर्टिकल सारे बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगर कोई आर्टिकल छूट जाए तो इसमें आप लिस्ट में देख सकते हो कि फलाने आर्टिकल में क्या है। बाकी आपको उंगलियों पे बता के छोड़ूंगा। इतना ईजी है, इतना ईजी है कि आप जब अपनी पॉलिटी की क्लास फिनिश होगी तो सारे बच्चे पॉलिटी के अंदर एक से बढ़कर एक क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा देखो बच्चों, ये 2 बार आ चुका है। आर्टिकल 12 में भी आया था फंडामेंटल राइट्स में, और आज ये फिर दोबारा से आ गया कि राज्य की परिभाषा। मैंने वहां भी बताया था अगर इनमें कंपेयर करें तो फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी अगर हम लोग कंपेयर कर रहे थे तो मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में से ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन से रखते हैं? मौलिक अधिकार। यानी दोनों का अपना अपना वजूद है, लेकिन अगर दोनों में हम लोग देखें तो मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है। 37 में क्या है?
न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, यानी न्यायालय इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया कि न्यायालय सिर्फ और सिर्फ इनको आपको राज्य सरकार ये प्रोवाइड कराती है। अगर उसके पास में संसाधन है तो आपको राज्य सरकार पूरा प्रोवाइड कराएगी, अगर संसाधन नहीं है तो आपको नहीं मिलेंगे। तो इसमें कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन फंडामेंटल राइट्स अगर आपको नहीं मिले तो आप कोर्ट में जाके लागू करवा सकते हो। 38 ये कल्याणकारी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कल्याणकारी हैं, जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वह मौलिक अधिकार, और ये जो है डीपीएसपी ये कल्याणकारी, यानी आपके कल्याण के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। तो आपके कल्याण के लिए राज्य सरकार इतना ज्यादा सोचती है कि जितने भी रिसोर्स हैं वो सारे आपके ऊपर लागू करवा देती है। 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। बच्चों देखो, आपके जो आर्टिकल हैं ये तो सिर्फ याद रखने के लिए हैं, लेकिन यहां से आपके आर्टिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। समान कार्य के लिए समान वेतन। देखो बच्चों, मेल और फीमेल, अमीर और गरीब, सब राज्य के संसाधनों के ऊपर डिपेंड है। राज्य के संसाधनों का सदुपयोग करते हैं, उनका लाभ उठाते हैं। अब देखो, समान कार्य के लिए समान वेतन, राज्य सरकार या हमारा जो संविधान है किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता मेल और फीमेल में। लेकिन ओरिजिनल में अगर कोई करता है तो कौन करता है? हम व्यक्तिगत रूप से ही करते हैं, जो कि गलत है। जैसे मैं एकदम ग्रामीण क्षेत्र का एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को, कि हमारे गांव में अगर कोई मजदूरी करता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। हमारे गांव में कोई लावणी करता है, चाहे महिला हो पुरुष हो। हमारे गांव में अगर कोई कार्य करता है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, समान कार्य का समान वेतन हम लोग नहीं देते हैं। ये मानसिकता बनाई हुई है कि औरत उतना काम नहीं कर सकती, लेकिन राज्य सरकार समान कार्य के लिए समान वेतन मुहैया कराता है। कौन से अनुच्छेद में है ये? आर्टिकल 39 में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहीं पे 39A, निःशुल्क विधिक सहायता। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी अभी तक जितने आर्टिकल हम लोगों ने लिखे हैं, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो समान ये निःशुल्क विधिक सहायता। अब निःशुल्क विधिक सहायता क्या होती है बच्चों? निःशुल्क विधिक सहायता, ये 2 बार इसलिए लिखा है कि ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन 39A। बच्चों इसको अच्छे से समझना आप। कोई 2 व्यक्ति हैं गांव के अंदर और दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है। एक तो रूढ़ाराम है, एक कुलडाराम है। ये रूढ़ाराम और कुलडाराम में झगड़ा हो गया और दोनों ही गरीब है। अब इनमें से एक सरकार के पास चला गया कि साहब मेरा झगड़ा हो गया और मेरे पास में इतने पैसे नहीं हैं कि मैं केस लड़ सकूं कोर्ट के अंदर। तो राज्य सरकार ने इसको क्या मुहैया करा दिया? अनुच्छेद 39 का फायदा दे दिया। कौन से का? 39 का। 39A के तहत निःशुल्क विधिक सहायता, जिस इंसान के पास में विधिक का नॉलेज लेने के लिए अगर पैसे नहीं हैं और अगर राज्य सरकार के पास में संसाधन हैं तो फिर वो आपको संसाधन मुहैया कराएगी। तो जो गरीब लोग हैं उनको इस रूढ़ाराम को मुहैया कराएगी एक वकील। ये वकील इसका केस लड़ेगा। अभी कुलडाराम बोला कि भाई मैं भी गरीब हूं, मुझे भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे संसाधन अगर हुए तो ही आपको मिलेगा, संसाधन नहीं तो नहीं मिलेगा। अब ये दोनों रूढ़ाराम और कुलडाराम दोनों ये नहीं कह सकते कि भाई इसको कैसे दे दिया और मुझे कैसे नहीं दिया, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों? संसाधनों के ऊपर डिपेंड है। तो निःशुल्क विधिक सहायता राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 39A। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, स्टार लगा लेना बच्चों इसको। तो इस तरीके से निःशुल्क विधिक सहायता उस व्यक्ति को मिलती है जो पहले पहुंच जाता है, और अगर राज्य सरकार के पास में संसाधन है तो आपको मिलेगी, अगर संसाधन नहीं है तो नहीं मिलेगी। सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड है? ये संसाधनों के ऊपर डिपेंड है।
आपको अगर राज्य सरकार के पास में संसाधन हैं तो आपको निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी, अगर राज्य सरकार के पास में वकील नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। तो बच्चों एक बार दोबारा से मैं देखो इसको दोबारा से आपको समझा देता हूं, कौन से अनुच्छेद में है, भाग 4 में। मैंने 1 2 3 तीनों पढ़ा दिए। भाग 4 में किसका उल्लेख है, डीपीएसपी का। डीपीएसपी को इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व बोला जाता है। कौन से अनुच्छेद में है ये अनुच्छेद 36 टू 51 के बीच में है। और यहां पे मैंने कंपेयर करके बताया, सबसे पहले अनुच्छेद 36 मैंने आप लोगों को बताया बच्चों, 36 में परिभाषा, 37 में ये न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 कल्याणकारी है, बिल्कुल है। 39 मैंने बताया समान कार्य के लिए समान वेतन, चाहे महिला हो पुरुष हो, बच्चों आपके माता पिता हो, चाहे भाई बहन हो, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो उनको उतना ही वेतन मिलता है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। 39A निःशुल्क विधिक सहायता, रूढ़ाराम और कुलडाराम का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया बच्चों, तो इसको याद रखना। रूढ़ाराम को मिलेगा अगर संसाधन है तो, और कुलडाराम को संसाधन नहीं है तो नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू।